Assalamualaikum everyone. Today our topic is support एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से सपोर्ट और मूवमेंट होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो चीज़ हम लोगों को ये याद होनी चाहिए कि देयर इज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज स्केलेटन, जो कि इस्तेमाल होती है उस ढांचे के लिए जो कि इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ ईच एंड एवरी जो पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्केलेटन मौजूद होता है। दे आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ स्केलेटन, और उनको अगर हम लोग बारी बारी डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहली जो आपके पास स्केलेटन की टाइप है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, तो इसका नाम आप लोगों को बता रहे हैं। हाइड्रो मींस वाटर, ऑफ कोर्स यू नो। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपके पास भी ऐसा स्केलेटन है जिसमें बिल्कुल सिंपल बॉडी फॉर्म होगी, और उसके अंदर जब वाटर ऐड अप होगा तो उस पानी की वजह से जो पूरी बॉडी है वो टाइट हो जाएगी, वो टर्जिड हो जाएगी, और फिर अल्टीमेटली उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो एनिमल है स्पेसिफिक जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है वो अपने आप को रिजिड रख पाएगा और आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे अपनी बॉडी को बचा पाएगा। सो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सपोज आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास पहली जो एग्जाम्पल आती है दैट इज ऑफ सी एनेमन। सी एनेमन है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सीलेंट ट्रेड जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज हाइड्रा। I don't think that is mentioned in your book, but Hydra is also an important character in this whole scenario. और इसके साथ अगर हम लोग इनकी बॉडी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वाटर जो है वो बॉडी को टर्जिड करता है और वाटर से बॉडी को सपोर्ट मिलती है, तो होता इस तरह से है कि जो पानी है आपके पास वो आपकी बॉडी की कैविटी के अंदर जाता है, जो होलो कैविटी है, और उसको क्या करेगा, वो जो सेल्स हैं उनको इन्फ्लेमेट कर देगा, और इन्फ्लेमेट करने के बाद जो बॉडी है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सीलेंट ट्रेड्स की बात की जाए तो उनके जो टेंटिकल्स हैं, दोज टेंटिकल्स, उनकी कंप्लीट एक्टिविटी ही इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। वो यूं अपने दाएं बाएं घूमने वाले पेड़ को जो है वो कैप्चर करते हैं और फर्दर उससे अपनी न्यूट्रिशन जो है उसको बरकरार रखते हैं। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पर चलें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बाद, तो हमारे पास दूसरा स्केलेटन की टाइप है दैट इज एक्सोस्केलेटन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो एक्सोस्केलेटन है इसका चूंकि नाम आपको बता रहे हैं एक्सो आउटर, स्केलेटन ऑफ कोर्स स्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्केलेटन जिसके अंदर हमारा ढांचा जो है वो बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर मौजूद होता है। ये कॉमनली पाया जाता है इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके केस में हमारे पास एक्सोस्केलेटन है ये प्रेजेंट होता है। सपोज हमारे पास एग्जांपल्स में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स की मिसाल ले सकते हैं जिनके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन पाया जाए। अमूमन जो है ये कैल्शियम जो है, इसके अंदर कैल्शियम जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है इस स्केलेटन को बनाने में। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम जब भी मौजूद होगी इस जगह पे तो वो इतना ज़्यादा हार्डन कर देगा अपने अंदर वाली चीज़ों को कि वो उनको एक्सपैंड नहीं होने देता। लिहाजा इनको अपनी एक्सपैंडेशन के लिए, खुद को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए लगातार जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि कैल्शियम का पुराना स्केलेटन जो है वो शेड ऑफ हो जाए और उसकी जगह एक नया स्केलेटन जो है वो आ जाए, ताकि प्लांट जो एनिमल है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लांट सॉरी, सो वो जो एनिमल है उसको वो अपनी बॉडी को फैला सके। तो अब ये जो कैल्शियम हमारे पास मौजूद है, ये कैल्शियम बाज़ दफ़ा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, फॉस्फेट्स के साथ जो है कैल्शियम के और जो बाकी आपके पास अल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके साथ, उनके कुछ डेरिवेटिव्स के साथ ये मिलके तो स्केलेटन को जो है एक्सोस्केलेटन को वो प्रिपेयर करता है। तो वो आपके पास स्पेसिफिक मॉड जो कि बेसिकली इस पुराने स्केलेटन को शेड करेगा और नए स्केलेटन को जो है वो जनरेशन उसको प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग नाम देते हैं इस प्रोसीजर को एक्डाइसिस। तो एक्डाइसिस का दूसरा नाम जो है वो मॉल्टिंग भी है। तो ये मॉल्टिंग और एक्डाइसिस जो है बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम एक्चुअली। ये एक्डाइसिस जो है इससे फिर होगा यूँ कि जो पुराना आपके पास है स्केलेटन वो खत्म हो जाएगा, उस स्केलेटन की जगह एक नया स्केलेटन आ जाएगा, और ये जो दरमियानी कंडीशन होगी उस कंडीशन में यूँ होगा कि आपका जो बॉडी का जितना डायमीटर था उस इंसेक्ट का वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा और उसके ऊपर फिर आके एक नया जो है वो स्केलेटन आ जाएगा। और इस पूरे सिनारियो के दरमियान जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है और हो सकता है कि कोई प्रेडेटर जो है वो आए उस पर अटैक करे और उसको अल्टीमेटली खा जाए। लिहाजा इस दौरानिए में जो ऑर्गेनिज्म है वो छुपा रहता है किसी किसी कोने में, ताकि उसको कोई प्रेडेटर जो है वो आके नुकसान ना पहुंचा सके। सो अब वो स्पेसिफिक हार्मोन जो कि इस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हम उसके नाम के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसका जो नाम है दैट इज सिंपली
एक्डाइसोन, और ये जो है इस पूरी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम लोग ये बात कर लें कि जो एक्डाइसिस है इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो एक्डाइसिस होती है। तो अगर स्टेप्स की हम लोग बारी बारी बात करें तो दे आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस, 4 स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस और मॉल्टिंग। सो पहले स्टेप में क्या होगा? इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक जिन्होंने पुराने ढांचे को ख़त्म करना है। अब पुराने ढांचे पे जाने से पहले हम 2-3 टर्मिनोलॉजीज और की बात कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें हमारे पास क्यूटिकल की लेयर्स होती हैं एक्सोस्केलेटन के अंदर। उसमें हमारे पास एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल के बाद हमारे पास एक एंडोक्यूटिकल है और एक्सोक्यूटिकल भी हमारे पास जो है वो मौजूद होती है। तो ये क्यूटिकल लेयर्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेसिफिक आपके पास लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर लॉन्ग चेन्स हैं जिनसे ये प्रिपेयर होता है। सो हम लोग पहले स्टेप में बात करेंगे, इसमें हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और रिलीजेशन के बाद वो क्या करेंगे कि वो पुराने जो ढांचा आपके पास मौजूद है उसको तोड़ना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोडर्मल ग्लैंड से ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये पुरानी जो आपके पास एंडोक्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करते हैं और हाइपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब देखें, पहले हार्मोन जो क्या करेगा, फिर वो हाइपोडर्मिस और जो आपके पास एंडोक्यूटिकल में जो एक बॉन्ड बना हुआ था उस बॉन्ड को वो तोड़ देगा। और उस बॉन्ड के टूटने के बाद जो आपके पास सेकंड स्टेप जो इसके बाद आता है, उस स्टेप में क्या होगा कि जो डाइजेशन एंडोक्यूटिकल की वो होगी और सिक्रीशन होगी प्रोक्यूटिकल और फ्रॉम एंड एपिक्यूटिकल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास जाहिर है अब इन दोनों का ताल्लुक आपस में टूट गया है तो नई जो आपके पास है सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी प्रोक्यूटिकल। अब लफ्ज़ प्रो से भी आप लोग वाकिफ हैं, प्रो का मतलब है बिफोर। तो जो क्यूटिकल की जो हम लोग के प्रिमिटिव जो फॉर्म है वो यहाँ पे सिक्रेट होगी प्रोक्यूटिकल, और प्रोक्यूटिकल के साथ जो सेकंड थिंग आपके पास हो रही है दैट इज एंडोक्यूटिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या इट्स एपिक्यूटिकल। सो एपिक्यूटिकल जो है वो इसके साथ जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। सो इसके बाद आपके पास एक तीसरा स्टेप जो है वो फॉलो किया जाता है और तीसरे स्टेप में यूँ होगा कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट हो जाएगा और सुराख बनना शुरू हो जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ ओल्ड स्केलेटन, तो जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा और फाइनली भी आपके पास क्या होगा, जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो हार्डन होगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी डेपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। न्यू स्केलेटन इज फॉर्म्ड। तो ये आपके पास वो 4 स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं थ्रू आउट दिस साइकिल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, दैट इज के मेजर फंक्शंस क्या हैं स्केलेटल सिस्टम के। तो हम लोग अगर मेजर उसके जो फंक्शंस हैं उस पर जाने का थोड़ा सा हम लोग बेड़ा उठाएं तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस किस तरह से होंगे। अकॉर्डिंग टू आवर बुक, फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट एंड शेप। सपोर्ट आपके पास जो है वो मिलती है और सपोर्ट के साथ साथ आपको शेप प्रोवाइड होती है। सपोर्ट और शेप 2 चीज़ें आपको जो हैं वो मिलती हैं इस पूरे सिनारियो से। अब जो सपोर्ट है वो और जो शेप है उन दोनों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो सपोर्ट है आपको पता है कि हमें अपनी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैमल्स की बात करूँ उस केस में भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे किसी सिलेंट्रेट की बात कर रहा हूँ या मैं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल अभी प्रिमिटिव लेवल्स पर है और वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं रखता, तो उसको भी सपोर्ट चाहिए ताकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से जो है अपने आप को रेजिस्ट करवा सके और अपनी बॉडी को इस काबिल बना सके कि वो इस एनवायरनमेंट में खड़ा हो सके। सो सपोर्ट और शेप जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो स्केलेटन आपको देता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तो वो भी आपको सपोर्ट और शेप दे रहा है। अगर हम लोग उसमें से पानी निकाल दें, उसको डिहाइड्रेट कर दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूं जैसे कोई हम शॉपिंग बैग को उसमें से हवा निकाल दें तो वो इस तरह बिल्कुल आपस में आके मिल जाता है, सुकड़ जाता है, उस तरह उसकी शेप हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए फिर हमें एक स्केलेटन जो है वो रिक्वायर्ड है। सो सपोर्ट एंड शेप इज द बेसिक थिंग विच अ स्केलेटन इज प्रोवाइडिंग यू। सेकेंडली वी हैव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सपोर्ट एंड शेप ये हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर हमारे पास आती है प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोटेक्शन, लाइक हम लोगों ने भी ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले बात की अबाउट एंडोस्केलेटन।
एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ऑल ऑफ दीज स्केलेटन आर बेसिकली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि कोई बाहर से आने वाली चीज़ उस पर इफेक्ट ना कर सके। अगर मिसाल के तौर पे बॉडी खड़ी है, उसमें स्केलेटन ही नहीं है, एंडोस्केलेटन नहीं है, तो अगर तेज़ हवा आ रही है, कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है, वो उसको गिरा सकता है। लिहाजा आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए भी स्केलेटन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरह हमारी जो बॉडी के अंदर बेसिक हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स है, लाइक ब्रेन, लाइक हमारे लंग्स, लाइक हार्ट, लिवर, किडनीज, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर प्रोटेक्शन। तो स्केलेटन इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्शन देता है, लाइक हमारी रिब्स जो हैं ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रही हैं। थर्डली वी हैव मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है इसका भी एक अहम रोल है इस पूरे सिनारियो में। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में आपको स्केलेटन नहीं मिल रहा, तो क्या प्लांट्स मूव करते हैं? नो वो क्या करेंगे, वो लोकोमोट नहीं करते। मूवमेंट उनकी क्या होगी, ब्रांचेस फैलेंगी, और वो भी अल्टीमेटली टाइगर प्रेशर की वजह से। तो हम लोग कहीं ना कहीं जाके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को टाइगर के साथ लिंक कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चीज़ मिलेगी वो स्केलेटन ही मिलेगी। सो मूवमेंट जो है इसमें भी इसका एक अहम किरदार है। और इसी तरह हम लोग बात करें मिनरल होम्योस्टेसिस, हम लोग होम्योस्टेसिस पढ़ के आए हैं, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट मिनरल होम्योस्टेसिस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनकी एक अहम जो है वो बॉडी के अंदर उनका फंक्शन है अहम बहुत ज़्यादा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स बढ़ें, तो बढ़ने से फिर क्या होगा, उनकी बढ़ोतरी से जो मिनरल्स हैं वो अल्टीमेटली जाके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे आपकी बोन्स में। और जब कभी आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए तो उन बोन्स से करोड़ होके वो मिनरल्स निकलेंगे, आपके ब्लड में शामिल होंगे और अल्टीमेटली उस पार्ट में चले जाएंगे जहां वो रिक्वायर्ड है। और फाइनली हमारे पास जो इसका लास्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर बुक, दैट इज ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को पता है कि आपकी जो लिवर है, जो जिगर है, वो खून नहीं बनाता, बल्कि आपकी बोन्स जो हैं उनमें पाया जाने वाला बोन मैरो, उसके स्टेम सेल्स जो हैं वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, आपको ब्लड बनाते हैं। सो आपकी जो बोन्स हैं, आपका जो स्केलेटन है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ब्लड सेल जो है फॉर्मेशन। और उससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है तो रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी ने अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत शो करनी है, इम्यूनिटी, उसके लिए सेल प्रोवाइड होते हैं आपको, वाइट ब्लड सेल। आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसीजर के लिए आपको प्लेटलेट्स प्रोवाइड होते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स योर स्केलेटन, योर बोन्स। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा तीसरा और अहम टाइप, हमने इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, तो दैट इज एंडोस्केलेटन। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंडोस्केलेटन की हम लोग बात कर रहे हैं। अमूमन ये पाया जाएगा रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में पाया जाता है, लाइक मेंढक वगैरह में भी होएगा। इसी तरह अगर हम बात करें मैमल्स की, मैमल्स में होता है, मंकीज़ में है, चिंपैंजी में है, होमो इरेक्टस में था, ह्यूमन बींग्स होमो सेपियंस में ये मौजूद है। हम लोग अब आज जो जिस रिलेशन से ये बात करेंगे वो हम लोग बेसिकली बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की बेस से। लेकिन उससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम बेसिकली ये बात कर लें कि एंडोस्केलेटन के हिस्से कौन कौन से होते हैं। सो दे आर बेसिकली टू फ्रेगमेंट्स या कंपोजिट्स ऑफ दिस एंडोस्केलेटन। फर्स्टली वी हैव बोन्स, और बोन्स के बाद दूसरी चीज़ है कार्टिलेज। आई एम रिमूविंग दिस लोअर सेक्शन, आई होप कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा पहले ही। सो कार्टिलेज और बोन्स की हम लोगों ने आगे भी थोड़ी सी टाइप्स देखनी है। जो बोन है हमारे पास, उसकी भी आगे दो टाइप्स है, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है और दूसरी हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। अब इसमें फ़र्क इसके नाम से जाहिर है। जो कॉम्पैक्ट है मतलब वो हार्ड एंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा है कि कोई चीज़ ना अंदर जानी ना बाहर आनी, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है वो अल्टीमेटली उसके अंदर पहले से डिपॉजिटेड है। और अगर हम लोग स्पॉन्जी बोन की बात करें तो ये एक स्पंज की तरह, इसके अंदर पोर्स होंगे सेवरल, जिसके अंदर से ब्लड भी घूम रहा है, वहाँ से कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी भी एक्सचेंजिंग वगैरह हो रही है। सो ये स्पॉन्जी बोन अल्टीमेटली बनती है। जो हमारे पास कार्टिलेज है ये बोन से थोड़ी सी नाजुक है, नरम है, और इसका जो अल्टीमेट काम वो ये है कि वो वाले पार्ट्स जहाँ पर इतना ज़्यादा सख्ती हो, नेचर ने बहुत खूबसूरत ये एक हमारे पास एक तख्लीक की है कि जहाँ पर आपकी फॉर एग्जांपल आपके कान है, जो पिन्ना ये कार्टिलेज है, हमारे जो एपिग्लॉटिस हैं यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगी, हमारे जोड़ों में आपको कार्टिलेज मिलेगी ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब ना हो। देयर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइलिन कार्टिलेज एंड सेकेंड वन इज फिब्रस या फिब्रो कार्टिलेज। अब हाइलिन और फिब्रो में हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है, ये किस किस पॉइंट पर जो है वो पाई जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो इसका बेसिक काम ये होता है कि ये दो जोड़ों में
खैर जोड़ तो दो नहीं होंगे, दो बोन्स जो है उनका जो जोड़ होगा कॉमन, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगी ताकि उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको ये रिड्यूस कर सके। और फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगी तो आपकी जो बॉन्ड्स हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी और ये वहाँ पे पाई जाएगी। इस तरह हाइलिन कार्टिलेज जो हमारे पास है ये कहाँ होएगी, फॉर एग्जांपल आपके एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के अंदर, पिना के अलावा जैसे आपकी एपिग्लोटिस है वहाँ पर मौजूद होगी, और जहाँ जहाँ कहीं बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है ये वहाँ पर मौजूद होगी ताकि कि बॉडी को प्रोटेक्शन भी दे और उसके साथ ये फ्लेक्सिबल भी है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे फ्राहम करती है। लाइक आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, अक्सर नोट भी की होगी कि हम लोग अगर कभी वो खाएँ, लाइक मुर्गी का गोश्त वगैरह हम लोग वो खाते हैं तो उसके अंदर भी आपको कार्टिलेज का एक बड़ा जो है वो फ्रेगमेंट मिलता है और कॉम्पैक्ट बॉन आपको जो है वो बहुत कम मिलती है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर की कम, और इस तरह मछलियों के अंदर जो कार्टिलेज है, जैसे आप लोग खाते हैं मछलियों में जो कांटे आते हैं बेसिकली वो भी अमूमन कार्टिलेज ही होते हैं, कॉम्पैक्ट बॉन उसमें बहुत कम होगी, अगर कभी होगी तो वो सारे अपने पार्ट्स को अपने साथ जोड़ के रखेगी, वो कभी फंसेगी नहीं आपके गले में क्योंकि आप उसे खा ही नहीं पाएंगे। सो इसी तरह हमारे पास जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है और इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ बाद में आएंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।